नमस्कार, नमस्ते प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, हमारा चैनल का नाम है केएसके क्लासेस। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो डेफिनेटली आप इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और फिर देखिए, क्योंकि जब एक बार आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, एक बार जाके आप घर पर देख लोगे तो फिर वो वीडियो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना? तो देखो, हम लोग क्लास 8 का ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना अध्याय 3 से रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, है ना? कौन सा टॉपिक था? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखो बेटा, इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं, है ना? इस चीज को हम लोग पढ़ा चुके हैं, और जब पढ़ा चुके हैं तो डेफिनेटली है कि आपको और बेटर समझ में आना चाहिए ना? आपको और सही तरीके से समझ में आना चाहिए। आप लोग लेट क्यों आते हैं जी? चलिए जल्दी जल्दी बैठिए, फटाक से, आराम आराम से बैठ गए हो? कितना विलंब से आते हो तुम? चलिए ठीक है। देखिए, तो बच्चे हम बात क्या करेंगे, आज की हमारी टॉपिक है जो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हमने आपको इधर फॉलो करेंगे। हमने इसके संदर्भ में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, किस प्रकार से हमारे किसान वर्ग के लोग का शोषण किया गया, ठीक ना? तो देखो बेटा, हम लोग बारी बारी से उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पढ़ा चुके हैं। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन के साथ समझा दे रहे हैं, तो ध्यान देंगे और आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना? जब भी आपको दिक्कत हो तो एक बार हैंड्स अप करेंगे, हम उस चीज को क्लियर करेंगे। इट्स ओके? चलो बच्चे, आइए। 12 घंटा तक आप लोग आते रहोगे तो पढ़ाएंगे कब तक? चलिए देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। टॉपिक का नाम क्या बेटा? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यह अध्याय 3 है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। थोड़ा सा एक मिनट। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, है ना? ये आपका टॉपिक का नाम है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यही ना? चलिए देखो बच्चे, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक लाइन आपको कल बताया था कि समय कुछ ठीक नहीं था। किसके संदर्भ में बात किया जा रहा है? तो हमारे किसान से रिलेटेड, है ना? समय कुछ ठीक नहीं था, तो आपको बताया गया था कि नई भू राजस्व व्यवस्था जो था ना, वो कुछ वर्षों के बाद असफल हो गया। मतलब जो भी व्यवस्था लाया गया अंग्रेज के द्वारा, चाहे वो रैयतबाड़ी व्यवस्था हो, चाहे वो मुनरो व्यवस्था हो, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे, मतलब यूं कहो कि वो ज्यादा तक सफल नहीं हो पाया, तो वो क्या होता चला गया? असफल होता चला गया। ठीक है? अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत अधिक कर लगाया। देखो, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यवस्था जो है ना, किस लिए आपका असफल हो जाता है, तो इसमें दो ही कारण होता है। या फिर जो व्यवस्था लाया है उसमें त्रुटि, या जो व्यवस्था जिसके लिए लाया गया है वो उसके लिए सुटेबल ना बैठता हो, है ना? तब हम क्या करते हैं, उसके लिए आक्रोश हो जाते हैं और हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बहुत सारे लगान हमारे किसान वर्ग के लोगों पर क्या किया? थोप दिया। किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे। अब भाई क्यों दे पाएगा, कैसे देगा बताइए? तो कहने का मतलब है कि जब उस पर तो स्वाभाविक है लगान नहीं दे पाएंगे समय पर। तो जब लगान समय पर नहीं देता था तो उस स्थिति में क्या हो रहे थे कि कई किसान जो है ना गांव छोड़कर भाग गए। कई किसान क्या हुए? गांव छोड़कर चले गए। गांव के गांव वीरान हो गए। कल ये बात आपको बताया थे कि गांव के गांव क्या हो गए? वीरान हो गए, है ना? अनेक गांव वीरान हो गए। अंग्रेजों की उम्मीद थी कि किसान मेहनती बनेंगे, क्योंकि ये जो मुनरो व्यवस्था लाया गया था ना, इस व्यवस्था से अंग्रेजों को ये लग रहा था कि यदि हम इस व्यवस्था को लाते हैं तो क्या होता है कि किसान वर्ग के लोग जो है ना थोड़ा उत्साहित होगा, जमीन अच्छा से करेगा, उपज ज्यादा करेगा, जिससे हमें लगान ज्यादा वसूलने में क्या है? अवसर मिलेगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हुआ। ठीक है? जस्ट इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ। अंग्रेजों की उम्मीद थी कि किसान मेहनती बनेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्लियर है? अब बच्चे, हम लोग यूरोप से रिलेटेड बात किए थे कल। तो यूरोप के संदर्भ में आपको बताए थे कि जिस प्रकार से एशिया महादेश है, उसी प्रकार से यूरोप भी क्या है? महादेश है, ठीक ना? अब इस यूरोप महादेश से ही तो आए थे हमारे इंग्लैंड वाले लोग, अंग्रेज, जो हमको क्या बना के रखे थे? अपना उपनिवेशक, है ना?
ये लंदन वाले जो लोग थे, मतलब ये जो इंग्लैंड वाले जो लोग थे, जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे मात्र व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया एक छोटी सी कंपनी, लेकिन वो हमारे क्या बन बैठे, शासक बन बैठे। ये बात बताए थे ना, है ना, बताए थे। तो अंग्रेजों ने समझा कि भारत में यूरोप की जरूरत की फसलें उगाई जा सकती है। अब बेटा देखो, अंग्रेज को लगा कि यूरोप में जो लोग को चाहिए वो भारत में उगाई जा सकती है। तो कल ही बताए थे कि यूरोप वाले लोग को नील की ज्यादा जरूरत पड़ रहा था। वहां के लोगों, हालांकि मसालों को भी खूब जरूरत उन लोग को पड़ा था, लेकिन चूंकि इस चैप्टर में नील से रिलेटेड बात हो रही थी, है ना। अब आपको ये भी बताया था कि जो नीला रंग जो आया था वो किस पौधे से आया था, किस पौधे से, नील पौधे से, है ना। तो देखो, अंग्रेजों ने समझा कि भारत में यूरोप की जरूरतें फसलें उगाई जा सकती है। 18वीं शताब्दी के अंत तक अफीम, नील की खेती पर विशेष रूप से ध्यान देने लगा। किस पर, अफीम और नील की खेती पर। बेटा अफीम एक मादक पदार्थ है, जिस प्रकार से तंबाकू, खैनी, इस तरह के चीजें हैं ना, उसी श्रेणी में आपका अफीम भी आता है। तो ये हमारे लिए तो नुकसानदायक है ना। अब देखो बेटा, जहां पर जिसका उत्पादन होगा उसका वो आदी हो जाता है। इससे हमारा देश क्या होते जा रहा था, खोखला होता जा रहा था। सब लोगों को अफीम की आदतें लग रही थी। एक मादक पदार्थ होता है, लोगों को नशा आ जाता है। आज देखता है ना लोग, कैसे लोग अपने जो है ना घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है उसका नशा के चक्कर में आके, है ना। चाहे वो दारू पीने के नशा में लिप्त हो जाए या गांजा, जो भी प्रकार से। इसलिए प्यारे बच्चे, हम सबको इन नशों से क्या रहना चाहिए, उसको दूर होना चाहिए, है ना। चलो पुनः आते हैं यहाँ पर। अफीम और नील की खेती पर विशेष ध्यान दिया गया। लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज किसानों से नकदी फसल के रूप में उगाते रहे। 1, 2, 3, 4, 5 साल नहीं, 150 सालों तक क्या करता गया, अंग्रेजों ने नकदी फसल के रूप में यही अफीम और नील का उत्पादन खूब करवाया हमारे किसान वर्ग के लोगों से, जो कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। अब बेटा देखो, हालांकि नकदी फसल में और भी कुछ फसलें आते हैं, लेकिन मेनली तो इस चैप्टर में इसी दोनों चीज के बारे में बात हुआ। अब देखो यहाँ पर एक आता है पटसन। ये पटसन जो है ना बेटा, ये पटसन आपका, जिसको जूट बने वही पटसन। फिर आसाम से चाय, आसाम से चाय, ठीक ना, आसाम का चाय, टी ऑफ आसाम आज भी बड़ा फेमस है। हम लोग चाय, सुबह का दिनचर्या कहाँ से स्टार्ट होता है, एक कप चाय से, है ना। चाहे वो गरीब घर हो या अमीरी, सबके यहाँ चाय, वो चाय की बात होती है। अभी थोड़ा देर के बाद हम भी चाय पिएंगे, है ना। तो देखो बेटा, यही है संयुक्त प्रांत गन्ना में। देखो उत्तर प्रदेश आज भी गन्ना के क्षेत्र में काफी अग्रणीय राज्य में है। गन्ना समझते हो ना, वही खेतारी जिसको बोलते हैं, हाँ वही। अब देखो पंजाब में गेहूं, हालांकि देखो ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन आज उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के बारे में अगर बात करें तो वो आपका पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन करना, है ना। तो वो चीज होता है। पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, है ना बेटा। महाराष्ट्र और क्या बोले थे हम, महाराष्ट्र और पंजाब में आपका कपास, मद्रास में आपका चावल। अंग्रेजों ने अपनी जरूरत के अनुसार से खेती का विस्तार किया। अंग्रेजों को जो लगा वही काम किया। हमारे देश के लोगों के हित के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि इस देश के लोगों को क्या चाहिए, है ना। अगर ये सोचता तो शायद इन सब चीजों पर विशेष ध्यान ना देकर अब हमारे यहाँ जिस चीज का जरूरत तो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते, लेकिन वो ऐसा किए नहीं, है ना। चलिए देखिए आगे है बेटा, कहता है कि क्या रंग की भी कोई इतिहास है। डेफिनेटली है, रंग की भी तो इतिहास है। इसी रंग के चक्कर में तो ये आपका क्या है ना कि नील जो 3 कटिया प्रणाली लाया गया था, चंपारण से स्टार्ट हुआ जो आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे। महात्मा गांधी जी जो चंपारण आंदोलन जो चलाए थे, ये आपका 3 कटिया प्रणाली होती थी। उसमें क्या होता था कि ये हमारे किसान के लोगों को ये जो है ना मजबूरन कहा गया कि सुनो, अगर तुम 1 बीघे की खेती करते हो तो उसमें 3 कट्ठा की खेती तुमको नील की करना होगा, बाकी 17 कट्ठा पर तुमको जो उपजाना उपजाओ, यानी कि बाय जबरन तुमको करना ही होगा। इस कारण से इसका नाम पड़ गया 3 कटिया प्रणाली, यानी कि 3 कट्ठा हर 1 बीघा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो देखते हैं क्या रंग का कोई इतिहास है। बिल्कुल है। भारतीय और ब्रिटिश सूती कपड़ों को 2 नमूने दिखा है। देखो बेटा, भारतीय और ब्रिटिश सूती कपड़ों के 2 नमूने दिखाए गए हैं।
दोनों कपड़ों में नीले रंग का प्रयोग किया गया। ये आपका चित्र में छपा हुआ, आप जाएंगे तो इस चित्र को देख सकते हो, कल भी हम चर्चा कर चुके, देख लीजिए आपका ये वाला, ये है ना, देखिए यहाँ पर ये दो रंग छपा हुआ यहाँ पर, ये कैसा रंग है, ये कैसा रंग है बताइए तो, नीला रंग से है ना, ये नीला रंग से है। तो देखो यही कह रहा है इसमें कि दोनों कपड़ों में नीले रंग यानी कि नील का प्रयोग किया गया है। नील एक प्राकृतिक रंग है बेटा, हम इसको बनाते नहीं, प्राकृतिक तौर से प्राप्त होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसका फसल होता है। तो नील एक प्राकृतिक रंग है, यह नील यानी कि इंडिगो के पौधे से बनाया जाता है, यानी कि नील के पौधे से आपका नील रंग प्राप्त होता है। नील को अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यू नो दैट अबाउट दिस, हम क्या बोल रहे थे कि नील को क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं। ओके, आगे देखो बेटा, ये नील का क्या होता है, पौधा होता है, इस पौधे से क्या प्राप्त होता है, नील प्राप्त होता है। बात याद रहेगा? ओके, चलिए आगे देखेंगे। यूरोप में नील की बहुत अधिक मांग थी, आपको कल भी बताया गया था, पिछले क्लास जब अध्याय 3 आप पढ़े, के बीच में जो था ना, इस नील का बहुत मांग, बहुत डिमांड था। अब डिमांड खाने के लिए तो नहीं करता होगा, अब नील का जो है, नीला रंग का प्रयोग क्या करता हुआ है, कपड़े वगैरह को क्या करने के लिए, रंगने के लिए, है ना। चलिए आगे देखेंगे। तो यूरोप में नील की बहुत अधिक डिमांड थी भाई। अब एक्टिविटीज के संदर्भ में थोड़ा सा देखते हैं, ये गतिविधियां क्या थी। यदि आप कंपनी के प्रतिनिधित्व होते तो अपनी रिपोर्ट में लिखते, क्या लिखते हैं कि किसानों पर लगान बहुत अधिक है, यही ना लिखते हैं। यदि मान लिया जाए आप कंपनी के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि आप कंपनी का आदमी होते, तो आप क्या लिखते, आप यही लिखते हैं कि किसानों पर लगान बहुत अधिक है, किसान परेशान होकर गांव छोड़ रहे हैं, खेती की स्थिति खराब हो रही है, लगान कम किया जाए और किसानों की सहायता की जाए, अन्यथा किसान मारे जाएंगे और फिर आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। जो हो थोड़ा बहुत लगान के रूप में किसान वगैरह से मिल रहा है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को उतना ही प्रताड़ित कीजिए, किसी भी व्यक्ति को उतना ही उसका शोषण कीजिए जब तक वो जिंदा रहा। मर ही जाएगा तो तुमको क्या देगा, देगा जी कुछ नहीं ना। इसलिए ये अंग्रेज वाले ने हम किसान वर्ग के साथ इसी तरह से व्यवहार कर रहे थे। तो ये मान लिया जाए आप अगर प्रतिनिधि होते हैं, आप इनका आदमी होते, तो आप रिपोर्ट में क्या देते, तो यही कुछ 4-5 लाइन देते, किसानों पर कर जो है ना, किसानों पर लगान बहुत अधिक है, किसान परेशान होकर गांव छोड़ रहे हैं, खेती की स्थिति खराब हो रही है, लगान कम किया जाए, अन्यथा किसान की सहायता किया जाए। भारतीय नील की मांग क्यों थी बच्चे, हम लोग पढ़े भी थे कि भारतीय नील की मांग क्यों थी। यूरोप में भी तो व्यवस्था थी, आपको यूरोप में कल बताया गया था कि यूरोप में भी एक पौधा होता था, उस पौधे से भी जो है ना नील रंग प्राप्त होता था, नीला रंग प्राप्त होता था। उस पौधे का नाम आपको बताए थे, बोर्ड पौधा, है ना। बोर्ड पौधा से भी नील रंग प्राप्त होता, नीला रंग प्राप्त होता था, और नील पौधे से भी नीला रंग प्राप्त होता था। लेकिन हमारे यहाँ से जो पौधा से जो रंग बनता था, उस रंग की क्वालिटी बेटर था, तो इसलिए इसका डिमांड यूरोप बाजार में ज्यादा था। जबकि वहां पर जिस पौधे से नील उत्पादन होता था, उसका डिमांड कम होने के पीछे ये था कि उसकी क्वालिटी उतना बेटर नहीं थी। दैट्स ओके, एनी प्रॉब्लम, इट्स ओके। चलेंगे आगे। बच्चे देखेंगे नील का रंग कहां से मिलता, नील का रंग कहां से मिलता था। नील का रंग नील के पौधे से प्राप्त होता था। भारत उस समय दुनिया में इकलौता ऐसा देश था जहां पर जो है ना नील का सबसे बड़ा स्रोत इसको माना जाता था। भारतीय नील की मांग, नील का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता था, बहुत ज्यादा जहां गर्मी वगैरह पड़ता था उन क्षेत्रों में इसका ज्यादा उत्पादन होता था। 17वीं सदी तक इटली, बेटा देखो 17वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कपड़ा का उद्योग भारतीय नील का उपयोग करते थे। मैंने इन सब जगहों पर जो है ना जो कपड़ा का उद्योग लगा होता ना, कपड़ा का उद्योग मतलब समझते हो बेटा, जहां पर कपड़ा का उत्पादन होता है, मैंने सूता आता है वहां से कपड़ा बनता है। तो सूता तो कोई एक ही रंग में ना आएगा, लेकिन कपड़ा भिन्न भिन्न रंग का हो जाता है। आप ही लोग में से देख लीजिए कितने लोग सब ड्रेस पहन के आए हैं, लेकिन क्या किसी एक मैच का कपड़ा मिल रहा, क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसका ये कलर से दूसरा कलर मिल रहा, नहीं ना। जितने बच्चे हैं, जितने कपड़े पहन के आए, सबका कलर डिफरेंट है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि यही होता है। तो कपड़ा उद्योग कहाँ चल रहा था, तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में चल रहा था। यहाँ पर इसको चाहिए क्या, रंग के रूप में कौन से रंग, तो नील रंग का उपयोग वो करते थे अपने फैक्ट्रियों में, अपने उद्योग में।
तो इसलिए इसका डिमांड ज्यादा था। भारतीय नील की मात्रा यूरोप में कम पहुंचती थी। देखेंगे बेटा, भारतीय नील की मात्रा यूरोप में कम पहुंचती थी, इसलिए इसकी कीमत अधिक थी। कोई भी चीज जैसे मान लिया जाए जब कम पहुंचेगा तो उसका डिमांड क्या होता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक ना। सपोज करो कि मार्केट में अभी कौन सी सब्जी बिक रही है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अभी शायद परवल, अभी कुछ है देखना। खैर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट में कोई सब्जी का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है और वो सब्जी जब मार्केट में कम पहुंचता है तो उस स्थिति में उस सब्जी का दाम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए डिमांड जब करोगे ज्यादा और जब सप्लाई रहेगा कम तो जो सप्लायर रहते हैं ना उसका दाम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब जिसके संदर्भ में हम बात किए कि ये भी एक प्रकार का पौधा ही है, वोड। वोड भी एक प्रकार का पौधा है, जिस प्रकार से नील पौधा है ना उसी प्रकार से वोड पौधा है। नील पौधा हमारे यहाँ उगता था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जबकि नील का पौधा जो ये वोड का पौधा वो यूरोप के खेतों में उगाए जाते थे, यानी कि यूरोप में, ठीक ना। तो यूरोप में वोड नामक पौधे से भी क्या होता था, नील रंग प्राप्त होते थे। वो ठंड क्षेत्र में उगता था, शीतोष्ण क्षेत्र में, ठीक ना। ये आपके ठंडे क्षेत्र में उगते थे और यूरोप में ज्यादातर ठंड ही पड़ता है, वहां -डिग्री टेम्परेचर रहता है, ठीक ना। इसका रंग नीला की तुलना में हल्का फीका होता है, जितना डीपली नीला होना चाहिए उस नीला वो नहीं दे पाता, ये बोर्ड से प्राप्त नीला रंग, ठीक ना। लेकिन नील पौधे से प्राप्त जो नीला रंग होता है वो काफी चमकीला होता है, कभी भड़काऊ होता है, ठीक ना। नील की श्रेष्ठता, बच्चे कहता है कपड़ों को रंगने वाले लोग नील को अधिक पसंद करते हैं। आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग बात करेंगे ना बेटा, तो उस समय क्या होता था कि जब हमारे यहाँ से सादे कपड़े को लेके आते थे ना मार्केट से, तो उसको क्या तक चले, और जो उस समय गरीबी कुछ ज्यादा थी ना स्थिति, तो अपने दादा दादी से पूछ सकते हो, हमसे बेटर वो आपको बताएंगे, है ना। खैर चलिए आगे बात करेंगे। नील से गहरा और चमकीला नीला रंग मिलता था, देखो नील से गहरा और चमकीला नीला रंग मिलता था, इसलिए यूरोप में भारतीय नील की मांग लगातार बढ़ती गई। नील की खेती का विस्तार, देखो बेटा फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ब्रिटिश और स्पेनिश लोग ने कई देशों में नील की खेती शुरू कर दी। बात समझ में आ गया। नील की खेती का विस्तार जो है वो कहां कहां हुआ, फ्रांसीसी फ्रांस के लोग करने लगे, पुर्तगाल के लोग करने लगे, ब्रिटेन के लोग करने लगे, स्पेन के लोग करने लगे। इन सब देशों में नील की खेती शुरू हो गई। कैरिबियन द्वीप यानी कि ब्राजील, जमाइका, ये जमाइका कहाँ पता है ना, वेस्ट इंडीज में, ये वेनेजुएला और उत्तरी अमेरिका में नील की बागान लगाए गए। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को डिमांड होने लगा तो एक वैकल्पिक तौर पर दूसरे जगह पर भी जो है ना नील उत्पादन करने में लोग जुट गए थे। जैसे इन सब क्षेत्रों में, पहले इन सब क्षेत्रों में जो है ना नील खेती नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे देखा कि पूरा यूरोप में नील का एकदम पूरा डिमांड है, एकदम पूरा डिमांड। तो वहां के लोग सोचने लगा क्यों ना हम भी इसका उत्पादन करें, तो फिर करने भी लगा। तो इस तरह से फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटिश, स्पेन, इन सब जगह के लोगों ने क्या किया, खूब नील की खेती करना शुरू कर दिया। इस तरह से आगे भी कुछ क्षेत्र है जैसे कैरिबियाई देश, मान लिया ब्राजील हो गया, इस तरह से जमैका, वेनेजुएला और उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती खूब होने लगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ रही ना। चलिए आगे देखेंगे। मांग और बढ़ी, यानी कि 18वीं शताब्दी में डिमांड और बढ़ गया। जिसको उम्मीद था लोग लगाए ना वही चीज एटलीस्ट हुआ भी, इसका डिमांड और बढ़ गया। जैसे देखो यहाँ पर कहता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। अब यहाँ पर फैक्ट्रियां वगैरह लगना स्टार्ट हो गया, कपड़ा उत्पादन बढ़ा। तुमको पता है ना पहले लोग चरखा वगैरह से हमारे यहाँ कपड़ा बनाते थे, है ना, सूता काट के अपना कपड़ा बनाते थे। हमारी माए लोग जो थी ना, हमारी दादी लोग जो थी, आप लोग भी पूछ सकते हो, पहले ऊन से जो है ना स्वेटर बीनती थी। आप किसी को देखता है स्वेटर माने ऊन से बिना हुआ स्वेटर पहने हुए, वो रेयर हो गया। वो क्या आपके लिए हो गया, रेयर हो गया, कभी कभार दिखता है, एक्चुअल होता नहीं। बिकॉज क्या है ना कि इतने तरह के अब अत्याधुनिक तरीके से मशीनें लग गए हैं ना कि जो काम हमारी घर की महिलाएं 20 घंटा 25 घंटा 200 घंटा में किया करती थी, अब वही काम मिनटों में हो जाता है। तो जब जो काम मिनटों में हो जाता है उसमें घंटे लोग क्यों लगाएंगे। तो इसलिए इसकी प्रतिस्पर्धा के कारण से इन सब लोग का रोजगार
धीरे धीरे खत्म होता चला गया और इसका जगह कौन ले लिया? उद्योग ले लिया। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मशीनें लगाए गए, है ना? समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, तो 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन और औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। कपड़ा उत्पादन बढ़ा, कपड़ों की रंगाई के लिए नील की आवश्यकता बढ़ी। मतलब कि अगर बड़का बड़का फैक्ट्रियां लगने लगा तो उस स्थिति में क्या हुआ, मैंने कपड़ा बनने लगा। जब कपड़ा बनेगा तो उसको रंग चाहिए ना, तो रंग चाहिए तो इसलिए नील का डिमांड हो गया, है ना? नील रंग कहाँ से आएगा? तो नील पौधा से आएगा। तो खूब लोग जो है ना उत्पादन में अपना जुट गए थे। आगे देखिए, नील की कमी। बच्चे कहता है 1783 से लेकर 1789 के बीच में विश्व में नील का उत्पादन लगभग आधा रह गया। नील का उत्पादन लगभग आधा रह गया। माने एक तरफ से क्या हो रहा था कि नील का डिमांड बढ़ रहा था, वहीं दूसरे तरफ से इसका उत्पादन क्या हो रहा, घट रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो इसका डिमांड देखो, जब डिमांड बढ़ रहा है, प्रोडक्शन घट रहा है, तो उस स्थिति में जो वस्तु उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ना मार्केट में, उसका दाम क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक घड़ी है, अब ये घड़ी सबको चाहिए, अब एक ही घड़ी है। कोई किसी बच्चा ने बोला कि सर हम ये घड़ी को 500 रुपया में ले लेंगे, वो बच्चा बोला कि हम 1000 में ले लेंगे, होने से खड़ा होकर बच्चा बोला हम 5000 में ले लेंगे सर। तो बताओ घड़ी का दाम, अभी देखो घड़ी मात्र हम 500 रुपया में खरीदे, अब ये 500 रुपया घड़ी हमारा कितना बिक रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी अगर 10-20 को रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, होता दिक्कत? 500 रुपया में बोला गया सर हम 400 रुपया में लेंगे, हम बोलते चलो हटाओ ले ही लो, 500 इतना घड़ी रखा हुआ है, क्या करेंगे घर ले जाके बेच ही देते हैं, है ना? इसका मतलब यही है बेटा कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का डिमांड हमारे यहाँ बढ़ता है और वो वस्तु जैसे कमता है, उसका प्राइस ऑलरेडी क्या हो जाता है? बूम कर जाता है, बढ़ जाता है। दैट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन को नील की नई आपूर्ति आवश्यकता पड़ी। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, अब तो हमारे यहाँ वो हाईवे करेगा। चलो देख लो, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भैया अभी तक जो किए कहवे किए, चलो ना अब लोग थोड़ा नील उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से क्या किया उसने, इस तरह से उसने क्या किया, भारत में नील की खेती बढ़ाने का निर्णय लिया। तो बढ़ाने का जब निर्णय लिया तो जानवे करता है इसमें किसका मरण होगा जी? हमारे यहाँ जो किसान वर्ग के लोग हैं उसका मरण होगा। चलिए देखिए, कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट है 5 बनाए हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए। पहला है, भारत दुनिया में नील का प्रमुख उत्पादक था। सही बात है, भारत जो था ना वो दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। याद रखेंगे, कल सुनेंगे, भारत जो था वो दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। दैट्स कोई दिक्कत? नील से क्या होता था? तो नील से गहरा और चमकीला नीला रंग प्राप्त होता था। नील पौधा से क्या होता था? गहरा और चमकीला नीला रंग प्राप्त होता था। बोर्ड का रंग भी नीला था, लेकिन ये हल्का नीला था और ये फीका भी था। क्या था ये? फीका। मतलब जितना कलर हमको चाहिए उतना ये बोर्ड वाला पौधा नहीं दे पाता था। औद्योगिक क्रांति के कारण नील की मांग बढ़ी। औद्योगिक क्रांति माने क्या है ना कि इंग्लैंड में जब कपड़ा उत्पादन होने लगा बड़े पैमाने पर, तो वहां पर नील रंग का डिमांड क्या हो गया? नीला रंग का डिमांड बढ़ गया। जैसे नीला रंग का डिमांड बढ़ा, वैसे नील फसल का उत्पादन लोग ज्यादा करने के कंपनी ने भारत में नील की खेती का विस्तार किया। चलिए, भारत में नील का व्यापार बढ़ना, बंगाल में नील की खेती तेजी से लगी। अब जब यूरोप में इसका डिमांड बढ़ा तो बंगाल में इसका उत्पादन क्या हुआ? बढ़ा दिया। भारतीय नील की मांग विश्व बाजार में बढ़ गई। 1788 ईस्वी की बात है कि ब्रिटेन में आयातित नील में भारतीय नील का लगभग 30% था। माने 1788 ईस्वी में ब्रिटेन जो यहाँ से नील खरीद कर ले जाते थे वो 30% था। समझ रहे बात को? 1788 में ब्रिटेन के आयातित नील में भारतीय नील का जितना भी वो आयात करता था, मतलब जितना भी नील वो खरीदता था ब्रिटेन वाले लोग, उसमें से 30% हिस्सा हमारे नील का होता था। मैंने भारत से जो नील का उत्पादन होता था ना उसका हिस्सा था। और ये देखो धीरे धीरे बढ़ा, ये धीरे धीरे बढ़ा। 1788 में जब इंग्लैंड खरीदता था नील तो उसमें भारतीय नील का हिस्सा 30% थी, लेकिन वही जब 1810 में जाके नील का आयात जब करने लगा तो उसमें 95% हिस्सा किसका हो गया? भारत का हो गया। समझ रहे हो कि पूरा अक्खा दुनिया में भारत का राज होने लगा। समझ लो, अक्खा दुनिया में ये अच्छी बात नहीं है
समझ लो कि 30% से वो 95% कर दिया, इसका कहीं ना कहीं हमारे किसान वर्ग के लोग पर पूरा शोषण हुआ होगा, तब ने 30 से 95 हो गया। अरे मात्र के साल में, 12 सालों ने, 10 साल ने, 22 साल में वो हमारे किसान वर्ग के लोगों पर इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म ढाया कि उसका नील का उत्पादन 95% तक चला गया। मतलब यहाँ से इतना लेके जाता था। तो ये अच्छी बात है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ तो उसका काम विशेष था नहीं, है ना। नील का व्यापार बढ़ने पर कंपनी के अधिकारी और व्यापारी इसमें निवेश करने लगे। अब देखा कि यहाँ पर नील का व्यापार बढ़ने लगा, तो जो भी अधिकारी थे और जो भी व्यापारी लोग थे, इसमें क्या करने लगा, इन्वेस्ट करने लगा कि चलो इसी में हम निवेश करें, और निवेश करने लगा। कई अंग्रेज अपनी नौकरी भी छोड़ दिया इसी लालच में कि अरे वाह, नौकरी क्या करेगा, चलो व्यापार करके तो इतना कमा ले रहे, तो फिजूल का हम नौकरी कथी करे। नौकरी छोड़ रहा था, बदले में क्या कर रहा था, नील की खेती करवाने आ गया। आज भी देखता होगा, वही यूट्यूब वगैरह पर आपको कुछ वीडियो दिखता होगा कि उसने नौकरी छोड़कर जो है ना मुर्गा उत्पादन करना प्रारंभ किया, मुर्गा पालन स्टार्ट किया, मछली पालन स्टार्ट किया। इस तरह का चीज हम लोग देखते रहते हैं और यहीं से लोग सीखते भी हैं। कई अंग्रेज कंपनी नौकरी छोड़कर नील के बागान लगाने लगे। जिनके पास पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और बैंक देने लगे, बैंक ऋण देती थी। मतलब मान लिया जाए, जैसे है ना कि अब मान लिया जाए उसके पास न पैसा न है, लेकिन वो चाह रहा है कि हम नील का उत्पादन करें, तो पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा कर्ज नहीं लगा रे, हाँ? पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा कर्ज लेगा। क्या लेगा? कर्ज लेगा। कर्ज केकरा से लेगा? हम तुम नहीं देंगे कर्ज। कौन देगा कर्ज? कर्ज कौन देगा? कर्ज कोई कंपनी वाला देंगे या कर्ज कोई बैंक वाला देंगे? अभी स्थिति तो ऐसा है, कर्ज हम लोग सब गांवों वाला देता है कर्ज, है ना। चलिए अब देखो नील की खेती कैसे होती थी। तो बेटा कल हम बात किए थे बच्चे कि हमने नील की खेती दो तरीके से करते थे हमारे यहाँ। एक होती थी वो आपका नीच खेती, दूसरा होता था आपका रैयत खेती। एक होते थे नील खेती या दूसरा होता था रैयत खेती, ठीक ना। तो ये हम बात कर ली है, नील खेती और रैयत खेती, इस तरह से ये बातें हो गई। नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती दो तरीके से होती थी, एक होती थी आपका नीच और दूसरा होती थी रैयती। तो देखो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बारी बारी से कि नीच की खेती क्या होता है और रैयती खेती क्या होता है। तो देखो नीच खेती कहता है कि बागान मालिक जो थे अपनी ही जमीन पर, देखो कुछ बागान मालिक के पास अपना जमीन होता था, तो अपना जमीन जब होता था तो अपना जमीन पर वो क्या करता था, नील उगाते थे। अपना जमीन पर क्या होते थे, नील उगाते थे। और वे जमीन खरीदते थे या किराए पर भी ले लेते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब ज्यादा पैसा मालिक के पास रहता था ने, तो उस स्थिति में क्या है, जमीनें खरीद लेता था, उसी पर क्या करता था, नील उत्पादन करवाता, ठीक ना। तो कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छी बात। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक हम आपको समझा दिए। फिर आपको अगले वीडियो में हम इस पर जो चर्चा करेंगे ये रैयती के बारे में और नीच खेती के बारे में डिटेल तरीके से, ठीक है। तो यदि इस वीडियो को आपको ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपके बीच आता रहे। धन्यवाद।